हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, अब हम अभी तक हमने जो भी पढ़ा था टर्मिनोलॉजी वगैरह तक पढ़ लिया था। क्लासिफिकेशन हो गया था गेयर का, ठीक है। गेयर की क्लासिफिकेशन हो गई थी, गेयर का टर्मिनोलॉजी हो गई थी, ठीक है। अब हम आगे जो पढ़ना है वो लॉ ऑफ गेयरिंग पढ़ना है, ठीक है। लॉ ऑफ गेयरिंग पूरे गेयर चैप्टर का, यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है, जिसके बेसिस पे ही हमारा सारा गेयर सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। सारा गेयर हमारा वर्क करता है। अब जैसे यहाँ पे लॉ ऑफ गेयरिंग मैंने लिख भी रखा है, टेकिंग अलोंग कॉमन टेंजेंट। ये हमारे दो गेयर सिस्टम है, ठीक है। एक गेयर सिस्टम ये है, एक गेयर सिस्टम ये है, ठीक है। ये दो गेयर सिस्टम है। अब इस गेयर सिस्टम में हमें ये ध्यान देने के सबसे पहले तो हमें फिगर समझना होगा कि फिगर कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। ये हमारा कॉमन टेंजेंट है, ये जो एरो देख रहा है ये हमारा कॉमन टेंजेंट है, ये हमारा कॉमन नॉर्मल है, ठीक है। इन दोनों के एंगल को ही हम फाई या प्रेशर एंगल कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हमें देखना है कि दोनों के दोनों, ये जो दोनों गेयर है, ये गेयर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये गेयर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों के दोनों इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट क्यू है इस पॉइंट पे टच कर रहा है, और इनका ये जो पिच पॉइंट है ये यहाँ पे है, पिच पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। ये जो P है यहाँ पे ये है, ये देखिए Q जो लाइन ऑफ एक्शन है वो Q से होते हुए और पिच पॉइंट से होते हुए मूव कर रही है, ठीक है, जो कॉमन नॉर्मल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि दोनों गेयर की जो वेलोसिटी है, ठीक है, जैसे ये गेयर है, ये गेयर की वेलोसिटी, इस गेयर जो ये गेयर 2 है, गेयर 2 ये है, गेयर 1 ये है, ठीक है। अब इस गेयर की वेलोसिटी, अब ये सर्कुलर बॉडी है, मैंने एक छोटी सी बॉडी उसको दिखाया गया है, सर्कुलर बॉडी, तो उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस तरह v2। ठीक उसी तरह इस गेयर को अगर हम कंसीडर करते तो उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक। अब हमें ये पता चल गया है कि गेयर की, दोनों गेयर की किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि अब इन दोनों गेयर की जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है हमें उसे कॉमन नॉर्मल के अलोंग इक्वेट करना है, कॉमन नॉर्मल के अलोंग इक्वेट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, फॉर प्रोफाइल कॉन्टैक्ट, और एक चीज़ यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, सिंस एट Q बोथ गेयर मूव टुगेदर, इसलिए V1 इज इक्वल टू V2 होगा अलोंग कॉमन नॉर्मल, ठीक है। कि सिंस कि दोनों के दोनों गेयर जो मेट कर रहे हैं वो एक साथ मूव कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो उनका जो V1 वेलोसिटी और V2 वेलोसिटी अलोंग कॉमन नॉर्मल वो हमेशा इक्वल होगी। इसीलिए हमने क्या किया था, V1 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू V2 कॉस बीटा, प्रोफाइल कॉन्टैक्ट के लिए V1 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू V2 कॉस बीटा लिखा है, ठीक है। अब कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा क्या है, देखो ये जो कॉमन नॉर्मल है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो कॉमन नॉर्मल होता है किसी भी इन्वॉल्यूट गेयर प्रोफाइल के लिए, इन्वॉल्यूट गेयर प्रोफाइल के लिए जो कॉमन नॉर्मल होता है वो उसके बेस सर्कल के टेंजेंट होता है, और ये हमारा बेस सर्कल है, यहाँ से ऐसे ये बेस सर्कल इस गेयर का होगा, ठीक है। इस बेस सर्कल के हमेशा टेंजेंट होगा, तो यहाँ ये 90 डिग्री इसी तरह यहाँ बना रहा है, और ठीक इसी तरह इसका बेस सर्कल ये यहाँ पे होगा और उस पर 90 डिग्री ये बना रहा है। तो ये समझ में आ गया, और ये इसका रेडियस है, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो इन दोनों के बीच के एंगल को ही बीटा कहा गया है, और इस केस में उसको अल्फ़ा कहा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे बेस सर्कल के ऊपर जो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल का जो गियर होता है उसका उस पर जो कॉमन टेंजेंट जो होता है, कॉमन नॉर्मल जो होता है, सॉरी कॉमन टेंजेंट नहीं, कॉमन नॉर्मल जो होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है उसके बेस प्रोफाइल के, ठीक है। फिर जब यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, अब V1 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू V2 कॉस बीटा। अब V1 कॉस अल्फ़ा, V1 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसका रेडियस है, O1 इसमें, इसके केस में O1 Q इंटू ओमेगा 1 उसकी एंगुलर वेलोसिटी है इंटू कॉस अल्फ़ा। इसी तरह इसके केस में हम लिख सकते हैं O2 Q इंटू ओमेगा 2, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है इंटू कॉस बीटा, ठीक है। अब कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक, कॉस अल्फ़ा क्या है, कॉस अल्फ़ा देखो ये कॉस अल्फ़ा क्या है, O1 M अपॉन O1 Q, O1 बेस अपॉन है O1 Q, ठीक उसी तरह से कॉस बीटा क्या है, O2N बेस अपॉन हाइपोटेनस,
O2Q, O2Q। अब यहाँ से हम देखेंगे O1Q यहाँ से ये कट जाएगा, O2Q यहाँ से ये कट जाएगा, बचेगा क्या ये, ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया, बेस सर्कल इक्वल टू ω1 अपॉन ω2 इक्वल टू O2n, O2n ω1 इसका अपॉन ω2 ये अपॉन O2n इसके बेस सर्कल का रेडियस, ठीक है। O2n जो है इस वाले सर्कल का, इस वाले गियर के बेस सर्कल का रेडियस है, और O1m इस वाले इस गियर के बेस सर्कल का रेडियस है, ठीक है। तो ω1 अपॉन ω2 इज इक्वल टू O2n अपॉन O1m, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ से पता चली कि जब भी कोई इन्वॉल्व्ड गियर सिस्टम, ठीक है, जब भी कोई गियर एक दूसरे से मेट कर रहा है और ऑपरेशनल में है, तो वो लॉ ऑफ गियरिंग अगर वो फॉलो करता है तो उन दोनों के बीच का जो एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो होगा ω1 अपॉन ω2 जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बेस रेडियस के, बेस सर्कल के रेडियस के। जैसे बेस सर्कल के रेडियस अगर हम इसका मान लें R2 है और इसका मान लें R1 है, तो ये हो जाएगा ω1 अपॉन ω2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, ठीक। अब इस केस में जो R2 है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा ω1 अपॉन ω2 इक्वल टू R2 अपॉन R1, ठीक। अब यहाँ जो इस केस में R2 है वो तुम्हारा ये है O2n, और ये R1 क्या है, R1 तुम्हारा O1 इंटू m, ठीक। ये इन दोनों गियर के बेस सर्कल का रेडियस है, ठीक है। तो अभी तो हम आगे नहीं पढ़ेंगे, अभी आगे हमें पढ़ना है कि इन्वॉल्यूट और साइक्लोइडल और कॉन्जुगेट गियर, साइक्लोइडल गियर में हम देखेंगे आगे, ये पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज़ अभी यहाँ पे याद रखना, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो बेस सर्कल है, जो बेस सर्कल के रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो। अब ये चीज़ कैसे आ गई, ये तुम्हारा जब इन दोनों ट्रायंगल्स को O1 P1 P और M, O1 P और M यहाँ तक के ट्रायंगल को, और O2 PN को, दोनों को सिमिलर ट्रायंगल मान के, सिमिलर है तो उससे ये रिलेशन निकल जाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है जितना ये इम्पोर्टेंट है कि लॉ ऑफ गियरिंग हमें बस ये कहता है कि एक तो सबसे पहले लॉ ऑफ गियरिंग ये कहता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है दोनों गियर के, अगर वो मेट कर रहे हैं तो वो उस होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उनके, उन दोनों गियर के बेस सर्कल के रेडियस के, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक। देयरफॉर इफ टू बॉडीज आर गियर देन ω1 अपॉन ω2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो हमेशा एक तो कॉन्स्टेंट होगी, ये तो मैंने पहले ही बताया था कि गियर है, ठीक है। और ये O2P अपॉन O1P वो तुम्हारा सिमिलर ट्रायंगल से निकल जाएगा, ठीक है। तो वही ये कह रहा है कि लाइन ऑफ एक्शन मस्ट ऑलवेज पास थ्रू पिच पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ गियर। मेटिंग गियर्स मस्ट बी डिजाइन इन सच अ वे such that they always follow that always law of gearing is satisfied, always law of gearing is satisfied। और इसी प्रोफाइल्स को हम कहते हैं कंजुगेट गियर्स, ठीक है। जैसे कोई भी दो गियर्स जो लॉ ऑफ गियरिंग को फॉलो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंजुगेट गियर्स कहते हैं, या उनके प्रोफाइल को हम क्या कहते हैं, जो कर्व उनके गियर के तीर का जो कर्व बनता है उसको कंजुगेट प्रोफाइल कहते हैं। और ऐसे कंजुगेट प्रोफाइल दो होते हैं, ठीक है। कंजुगेट प्रोफाइल जो है वो दो होते हैं, कंजुगेट प्रोफाइल्स ऐसे दो होते हैं। एक तो इन्वॉल्यूट होता है, इन्वॉल्यूट गियर सिस्टम जो हमें पढ़ना है, और दूसरा होता है कंजुगेट साइक्लोइडल, दूसरा होता है साइक्लोइडल के हम बस थोड़ा सा जानना है। हमें बेसिकली एनालिसिस जो भी करनी है वो इन्वॉल्यूट गियर सिस्टम की करनी है, ठीक है। ये तो हमारा ये आ गया कि जब हम कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग, ठीक है, जब हम कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग दोनों गियर की वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं तो उस केस में क्या रिज़ल्ट आता है वो हम देखना है। अब आता है हमारा वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। जब उसी वेलोसिटी को गियर के जो लीनियर वेलोसिटी है, जब हम उस वेलोसिटी को कॉमन टेंजेंट के अलॉन्ग, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है
टेकन along कॉमन टेंजेंट, जब कॉमन टेंजेंट के along उसको हम कंसीडर करते हैं तो हमारा ये आता है v स्लाइडिंग, उसी को हम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग कहते हैं। v स्लाइडिंग क्या है, v1 साइन अल्फ़ा माइनस v2 साइन बीटा, ठीक है। फिर इसको देखो, एक चीज़ यहाँ पे हमेशा याद रखना कि लॉ ऑफ गेयरिंग के लिए हम कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग यूज़ करते हैं और वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग निकालने के लिए कॉमन टेंजेंट के अलॉन्ग, ठीक है। फिर ये आ गया रिलेशन, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा ये आता है रिलेशन, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग ω1 प्लस ω2 इंटू क्यू इंटू पी। क्यू इंटू पी क्या है, क्यू इंटू पी डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड पी। क्यू क्या है, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये तुम्हारा क्या है, पिच पॉइंट है। ये तो ω1 प्लस ω2 इंटू क्यू इंटू पी, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग क्या हो गई कि ω1 प्लस ω2 इंटू डिस्टेंस मल्टीप्लाई होता है डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड पी, ठीक है। तो यहाँ से लॉ ऑफ गेयरिंग ये हमारा इतना ही है, ठीक है। तो लॉ ऑफ गेयरिंग क्या कहता है कि जो लाइन ऑफ एक्शन है, वो ऑलवेज पास थ्रू पिच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ गियर, या ये कह सकते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है दोनों गियर्स की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों गियर्स के बेस सर्कल के रेडियस के, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग क्या होती है, ω1 प्लस ω2 इंटू क्यू इंटू पी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ से पढ़ना है इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, ठीक है। जैसे कि हमें गियर में दो तरह के जो प्रोफाइल होते हैं वो कंजुगेट बाय नेचर होते हैं, मतलब एक दूसरे से मेट करके वो लॉ ऑफ गियरिंग को फॉलो करते हैं, ठीक है। एक तो तुम्हारा इन्वॉल्यूट प्रोफाइल होता है, एक तुम्हारा साइक्लोइडल प्रोफाइल होता है। इन दोनों को हम कहते हैं कि एक कंजुगेट प्रोफाइल है, ठीक है। इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, ठीक है। हमें जो बेसिकली पढ़ना है, हमें इन्वॉल्यूट प्रोफाइल के बारे में पढ़ना है कि उसकी वो कैसे बनता है क्या नहीं है, ठीक है। तो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बनता कैसे है, देखो, इट इज़ डिफाइंड एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फिक्स्ड सर्कल। तो अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है कि इन्वॉल्यूट प्रोफाइल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इट इज़ डिफाइंड एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फिक्स सर्कल। यही तुम्हारा फिक्स सर्कल जो होता है, ये फिक्स्ड, ये जो फिक्स सर्कल होता है इसी को हम बेस सर्कल या फिक्स सर्कल कहते हैं। जो भी मैंने इससे पहले लॉ ऑफ गियरिंग बताया ना, बेस सर्कल रेडियस, इसी बेस सर्कल की बात हो रही थी, ठीक है। ये तुम्हारा लाइन है, जब इस लाइन को विदाउट स्लिपिंग हम इस सर्कल पे, ये जो फिक्स्ड है ये मूव नहीं करेगा लेकिन ये मूव करेगा, तो इस पर अगर किसी भी एक पॉइंट को हम देख लें तो वो पॉइंट उस जैसे जैसे लाइन मूव करेगी उसका जो लोकस बनेगा हम उसी को इन्वॉल्यूट पॉइंट कहते हैं, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल कहते हैं। जैसे कि यहाँ ये A1 A2 A3 ये जो प्रोफाइल बनता है यही तुम्हारा इन्वॉल्यूट प्रोफाइल होता है, और यही तीत का फॉर्मेशन होता है। ये कुछ ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर इधर से भी ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, और ये इस तरह से तुम्हारा तीत बन जाता है। ये इन्वॉल्यूट प्रोफाइल का तीत है, ठीक है। इन्वॉल्यूट प्रोफाइल का तीत है ये, ठीक। अब देखो, अब जिस भी लाइन को यहाँ पे देखो, अब जो भी, अब ये इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है, ये तुम्हारा इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है। अब इस प्रोफाइल पे जो भी चीज़ टेंजेंट होगी वो क्या होगी, बेस सर्कल पे जो परपेंडिकुलर होगी, नॉर्मल होगी। इस इन्वॉल्यूट प्रोफाइल के जो भी लाइन, जो इस बेस सर्कल पे जो भी लाइन टेंजेंट होगी वो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल के परपेंडिकुलर होगी, कि नॉर्मल होगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये इससे पहले भी देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो, नॉर्मल ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इन्वॉल्यूट कर्व विल बिकम टेंजेंट टू इट्स बेस सर्कल। किसी भी पॉइंट पे, अगर उस इन्वॉल्यूट प्रोफाइल के किसी भी पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होगा, उस बेस सर्कल के टेंजेंट होगी। नॉर्मल ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इन्वॉल्यूट कर्व विल बिकम टेंजेंट टू इट्स बेस सर्कल, ठीक है। तो ये कैसे बनता है इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, ये समझ में आ गया ना। एक फिक्स बेस सर्कल रहेगा, उसके ऊपर एक लाइन रहेगी, लाइन, ठीक है। उस लाइन को जब विदाउट स्लिपिंग अगर हम उसे रोल कराएंगे, विदाउट स्लिपिंग जब हम उसे रोल कराएंगे तो जो उस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट को हम कंसीडर कर ले तो उस पॉइंट का जो लोकस बनेगा उसके विदाउट स्लिपिंग, लाइन के विदाउट स्लिपिंग रोल होने पे, उसी को हम इन्वॉल्यूट प्रोफाइल कहेंगे, ठीक है।
अब आता है पोजीशन ऑफ बेस सर्कल। जैसे अभी तक हम लोगों ने एडेंडम सर्कल या पिच सर्कल या डेडेंडम सर्कल, क्लियरेंस सर्कल, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा कि उसका लोकस मतलब उसका पोजीशन कैसे होगा तीत में। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि जो बेस सर्कल है, बेस सर्कल का लोकस कहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा एडेंडम सर्कल। ठीक है, ये तुम्हारा पिच सर्कल। ठीक, ये डेडेंडम सर्कल। इसके नीचे आता है तुम्हारा बेस सर्कल। नहीं एक मिनट, ये एडेंडम सर्कल, ये पिच सर्कल, और पिच सर्कल के नीचे आता है बेस सर्कल। ठीक है, उसके नीचे तुम्हारा क्लियरेंस सर्कल, जिसके अब क्लियरेंस सर्कल। अब बेस सर्कल के नीचे हमारा जैसे कोई भी अगर दो गियर एक दूसरे से वो हो रहा है, जब भी कोई दो गियर एक दूसरे से मैटिंग करते हैं, तो उन दोनों जो मैटिंग करते हैं, तो जो उनकी प्रोफाइल बेस सर्कल के नीचे तो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल होती नहीं है, उसके नीचे नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल होती है, तो बेस सर्कल तक ही होती है। उसके नीचे के हम बेस को, ठीक है, क्लियरेंस, उसको क्लियरेंस या वर्किंग डेप्थ में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उसके नीचे कोई भी, जैसे ये वाला पोर्शन है, इसमें तुम देखोगे कि इस बेस सर्कल के नीचे, ये जो बेस सर्कल पिच सर्कल के नीचे होता है, इसके नीचे क्या है, इन्वॉल्यूट पोर्शन है। तो बेस सर्कल के नीचे इन्वॉल्यूट पोर्शन कहा जाता है। और हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा जब भी गियर दो मैट करें, ठीक है, जब भी हमारा दोनों गियर मैट कर रहे हो, तो उनका कोई भी पोर्शन, कोई भी जो मैटिंग हो रही है दोनों गियर के बीच में, वो इन्वॉल्यूट और नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल के बीच में ना हो, हमेशा इन्वॉल्यूट और इन्वॉल्यूट प्रोफाइल के बीच में ही हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, इरोजन वगैरह, अंडर कटिंग वगैरह, क्या क्या मेथड हैं, ये सब अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब इनकी मैटिंग होगी। तो ये चीज़ याद रखना कि एडेंडम सर्कल, पिच सर्कल के नीचे होता है सबसे नीचे बेस सर्कल। ठीक है, उसके नीचे क्लियरेंस सर्कल वगैरह होते हैं। ठीक है, बेस सर्कल के नीचे कोई भी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा एम होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, इन एक्सटर्नल गियर्स अगर हम बेस रेडियस डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है, बेस रेडियस डिक्रीज़ करते हैं, तो फाई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, सो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल कैन नॉट बी एलिमिनेटेड फॉर एक्सटर्नल गियर्स। क्यों इंक्रीज़ होगी, अब देखो ये है तुम्हारा सर्कल। ठीक है, हमें ये पता है कि जो भी कॉमन नॉर्मल है, ठीक है, जो भी कॉमन नॉर्मल है, कॉमन टेंजेंट तो तुम्हारा इधर होगा ऐसे। ठीक, कॉमन नॉर्मल जो होता है वो बेस सर्कल के टेंजेंट होता है। ठीक है, ये तुम्हारा फाई है। अगर हम बेस सर्कल की रेडियस को, अभी तो मान लो यहाँ पे ये है, अगर बेस सर्कल की रेडियस को हम डिक्रीज़ करते, मान लो ये इतना कर देते, तो हमारा क्या होगा, कॉमन नॉर्मल कुछ ऐसे जाएगा। ठीक, तो ये क्या होगा, फाई इंक्रीज़ करेगा। और ये हमारी लिमिटेशंस होती है कि हम किसी भी गियर सिस्टम में फाई को एक लिमिट तक ही इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये तो समझ में आ गया। तो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि अगर हम बेस सर्कल की रेडियस को डिक्रीज़ करेंगे, बेस सर्कल की रेडियस को डिक्रीज़ करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये फाई को इंक्रीज़ करेगा। ठीक, ये समझ में आ गया कैसे हो रहा है डायग्राम से। ठीक, अब हमें पढ़ना है एनालिसिस किसकी, इन्वॉल्यूट गियर की। इन्वॉल्यूट गियर की हमें एनालिसिस पढ़ना है। ठीक है, अब हमें पढ़ना क्या है, इन्वॉल्यूट गियर की एनालिसिस कैसे वर्क कर रहा है। ठीक, अब देखो, एनालिसिस ऑफ इन्वॉल्यूट गियर सिस्टम। ये तुम्हारा पहला गियर है, ये तुम्हारा दूसरा गियर है। ठीक, अब ये देखो, ये जो है, ये वाली लाइन, ये क्या है, एडेंडम सर्कल है इस वाले गियर की। अभी मैं इस वाले गियर के बारे में बता रहा हूँ। इस वाले गियर की एडेंडम सर्कल है, ये उसका पिच सर्कल है। ठीक है, डॉटेड लाइन, ये उसका बेस सर्कल है। ठीक उसी तरह इस वाले अब गियर की बात करते हैं, तो ये इसका एडेंडम सर्कल है, ये इसका पिच सर्कल है, ये तो उसका बेस सर्कल है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो पिच सर्कल है और ये जो पिच सर्कल है, इन दोनों को टच करते हुए कॉमन टेंजेंट जा रहा है। ठीक, हमारा लाइन ऑफ एक्शन ये है, क्योंकि ये देखो बेस सर्कल के, दोनों के बेस सर्कल के टेंजेंट है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, हमारे दोनों के बेस सर्कल के टेंजेंट है। ठीक, अब हमारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे मिलेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक का एडेंडम, ठीक है, और दूसरे के बेस सर्कल से थोड़ा सा ऊपर। देखो ऊपर वाले गियर का, इस वाले गियर का एडेंडम यहाँ तक आ रहा है,
ठीक, ये यहाँ तक आ रहा है इस सर्कल के, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो है ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। मतलब गेयर जो है इन दोनों गेयर के बीच, दो गेयर के बीच में जो मेटिंग हो रही है वो के से लेकर एल के बीच में उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चल रहा है। और वो देखना वो दोनों के वो जो पॉइंट कांटेक्ट है वो के और एल वो पूरे का पूरा लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग ही है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ गियर जब हम पढ़ते हैं तो यही है। ठीक है, के से एल तक जा रहा है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन, और लाइन ऑफ एक्शन ये भी देखना कि ये तो टेंजेंट भी है, साथ में ये पिच पॉइंट से होते हुए जा रही है। मतलब कहने का मतलब है कि कभी पॉइंट यहाँ होगा, कभी पॉइंट यहाँ होगा, कभी पॉइंट यहाँ होगा, धीरे 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 ऐसे मूव करेगा, के से एल के बीच में ही मूव करेगा। ठीक है, अब हमें इसे आगे पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट, इस के को हम क्या कहते हैं, स्टार्ट ऑफ इंगेजमेंट। स्टार्ट, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, स्टार्ट ऑफ इंगेजमेंट। एल को क्या कहते हैं, एंड ऑफ इंगेजमेंट। एंड ऑफ इंगेजमेंट, एंड ऑफ इंगेजमेंट। और जितना भी टाइम इन दोनों के बीच में लगता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंगेजमेंट पीरियड। ठीक है, ठीक, और इस केपी को, केपी के डिस्टेंस को हम कहते हैं पाथ ऑफ अप्रोच, और इस पीएल को क्या कहते हैं, पाथ ऑफ रिसेस। पाथ ऑफ रिसेस, अभी आगे बताएंगे इसके बारे में कैसे निकालना है इसे। पाथ ऑफ रिसेस और पाथ ऑफ अप्रोच। ठीक, ये दो चीज़ें हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे देख लेना, ये लिखा हुआ है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ से फिगर भी दिखेगा, ये भी दिखेगा। ठीक है, अब ये देखो, स्टार्ट ऑफ एंगेजमेंट के, ठीक है, एंड ऑफ एंगेजमेंट एल, लाइन ऑफ एक्शन ऑलवेज पास थ्रू पिच पॉइंट एंड टेंजेंट टू बोथ सर्कल, बोथ ऑफ बेस सर्कल। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज चेंजिंग बट लाइन ऑफ एक्शन नॉट चेंजिंग। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो इसमें चेंज हो रही है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे, अरे कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो चेंज हो रहा है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन नहीं चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा फाई जो है इन्वॉल्यूट गियर के केस में हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, इन्वॉल्यूट गियर के केस में ये याद हमेशा याद रखना कि फाई जो प्रेशर एंगल है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो चेंज होता है पर लाइन ऑफ एक्शन जो है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। लाइन ऑफ एक्शन हमेशा फिक्स्ड होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ट्रेवलिंग अलोंग लाइन ऑफ एक्शन, लोकस ऑफ क्यू एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, द टाइम इंटरवल, यहाँ देखो, द टाइम इंटरवल इन विच क्यू इज ट्रेवलिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑफ एंगेजमेंट इज कॉल्ड एंगेजमेंट पीरियड। ठीक है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई क्यू इन एंगेजमेंट पीरियड उसको पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। मतलब डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है के से लेकर एल तक, इसी को हम पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। ठीक है, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। ठीक है, अब पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट को हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो केपी प्लस पीएल। केपी क्या है, पाथ ऑफ अप्रोच, और पीएल क्या है, पाथ ऑफ रिसेस। पाथ ऑफ अप्रोच कैन बी मोर देन, एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे, नोट बना के लिख लो कि पाथ ऑफ अप्रोच कैन बी मोर देन और लेस देन द पाथ ऑफ रिसेस डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस डायमेंशन। वो डिपेंड करेगा कि हमारे गियर की डायमेंशन कैसी है, दोनों गियर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस साइज़ के हैं। कोई अगर एक छोटा होगा तो उसका पाथ ऑफ रिसेस कम होगा, या बड़ा होगा तो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ये यहाँ तक। ठीक है, और ये इसका कैलकुलेशन है। चीज़ याद रखना कि यहाँ पे ये जो आर है, आर ही है, ये पिच सर्कल रेडियस है, पिच सर्कल रेडियस है, और आर ए जो है वो एडेंडम सर्कल रेडियस है। और कैपिटल आर गियर के लिए यूज़ हुआ है, और स्मॉल आर जो है, स्मॉल और जो है वो पिनियन के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ से पाथ ऑफ रिसेस, पाथ ऑफ अप्रोच क्या है, कैपिटल आर अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस फाइव माइनस आर साइन फाइव। फॉर्मूला बस याद रखने की ज़रूरत है। उसी तरह पाथ ऑफ रिसेस
आर इसमें अंडर रूट में, ये देखो ना, ये पोर्शन अंडर रूट में नहीं है दोनों के केस में, ठीक है। ये जो पोर्शन है, बाहर वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन अंडर रूट में नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ ये यहाँ तक अंडर रूट में है बस, ठीक है। इसमें स्मॉल आर ए माइनस आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर फाई है, ठीक है। ये हमारा पाथ ऑफ अप्रोच और पाथ ऑफ रिसेस है, ठीक है। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, अब देखो यहाँ पे क्या है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट ये है तुम्हारा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो ई पी जी, यहाँ पे देखो ई पी जी जो है, ये तुम्हारा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट है, बहुत छोटा सा आर्क, ठीक है। ये तुम्हारा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट है। देखो, व्हेन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट is traveling from start of engagement to end of engagement, the distance traveled by pinion along the pitch circle, the distance traveled by pinion along their pitch circle in this duration, ठीक है। पिनियन के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, ठीक है, उस एंगेजमेंट पीरियड में पिनियन के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, ठीक है, एंगेजमेंट पीरियड के दौरान अलॉन्ग पिच सर्कल, हम उसी को आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। और कैसे निकालते हैं, देखो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट होता है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन कॉस फाई, ठीक। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट किस दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, पाथ ऑफ रिसेस और पाथ ऑफ अप्रोच। तो पाथ दोनों को अलग अलग कर देंगे तो आर्क ऑफ अप्रोच आ जाएगा, पाथ ऑफ अप्रोच अपॉन कॉस फाई। उसी तरह आर्क ऑफ रिसेस क्या हो जाएगा, पाथ ऑफ रिसेस अपॉन कॉस फाई, ठीक है। ये तुम्हारा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ अप्रोच, आर्क ऑफ रिसेस, ठीक। तो ये याद रखना कि आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट हम अलोंग पिच सर्कल लेते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पिनियन, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पिनियन, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट जो है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय पिनियन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पिनियन है, ये याद रखना है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय पिनियन अलोंग पिच सर्कल, along pitch circle, distance travel by pinion along pitch circle, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आर्क ऑफ पॉइंट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ अप्रोच, आर्क ऑफ रिसेस। अब यहाँ पे आ रहा है कि एक एंगेजमेंट पीरियड में एंगल कितना मूव कर रहा है पिनियन और गियर, तो ये कैसे निकालेंगे, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन स्मॉल आर कर देंगे तो एंगल मूव बाय पिनियन, और आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन कैपिटल आर कर देंगे तो एंगल मूव बाय आर, मतलब गियर। अब इस टॉपिक में आखिरी चीज़ आती है कॉन्टैक्ट रेशियो। कॉन्टैक्ट रेशियो बेसिकली क्या बताता है कि एक एंगेजमेंट पीरियड में, ठीक है, जब मैटिंग कर रहे हैं गियर, तो मतलब जब गियर मूव कर रहे हैं तो एक बार में कितने गियर टीथ एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, ठीक है, कितने गियर टीथ एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, मतलब नंबर्स ऑफ पेयर इंगेज्ड इन वन एंगेजमेंट पीरियड, ठीक है, कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ टीथ इंगेज्ड हैं, मतलब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, मेट कर रहे हैं इन वन एंगेजमेंट पीरियड, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि कॉन्टैक्ट रेशियो की वैल्यू हमेशा मिनिमम ग्रेटर देन 1 होगी, मिनिमम जो होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन सर्कुलर पिच, ये तुम्हारा सर्कुलर पिच है, पाई डी अपॉन टी, सर्कुलर पिच क्या होता है, पाई डी अपॉन टी, ठीक है। ये तुम्हारा सर्कुलर पिच है, पाई डी अपॉन टी, ठीक है। इट इज़ अ नंबर ऑफ पेयर्स इंगेज्ड इन वन एंगेजमेंट पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लेना, ये चीज़ ये पढ़ लेना कि क्या लिखा हुआ है। कॉन्टैक्ट रेशियो अगर 1.2 लिखा हुआ है कहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वन पेयर इज इंगेज्ड इन फुल एंगेजमेंट पीरियड, but 21% of time of engagement period is like that in which along with this pair one more pair is engaged, therefore number of pair engaged is the average in the engagement period, the average value of comes up to be 1.21, ठीक है। जैसे 1.21 हो या 1.25 ऐसा अगर कहीं लिखा हो एंगेजमेंट कॉन्टैक्ट रेशियो के बारे में, तो इसका मतलब ये होता है कि पूरे एक एंगेजमेंट पीरियड के दौरान, ठीक है, एक पेयर तो हमेशा कॉन्टैक्ट में रहा है, लेकिन उस इंगेजमेंट पीरियड के अगर 0.21 है तो 21%
टाइम ऐसा भी हुआ है कि 2 पेयर एक साथ कांटेक्ट में रहे हों, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, इसलिए हम उसकी एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है, एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो जाता है, ठीक, यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो जाता है। अब आगे हमें इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ना है, आगे हमें इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ना है, इंटरफेरेंस, ठीक है। तो वो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।